Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of our discussion is exchange rate. So let's start with the basic definition. An exchange rate measures the value of one currency in units of another currency. मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक्सचेंज रेट है, सिंपली आप एक्सचेंज रेट उसको कहते हैं जो एक करेंसी की वैल्यू होती है दूसरी करेंसी की टर्म्स में. अगर मैं कहूँ व्हाट इज द रेट ऑफ यूएस डॉलर, तो आई विल से मे बी 163 रुपीज पर डॉलर. तो एक डॉलर की जो पाकिस्तानी रुपीज में वैल्यू है, दैट इज एक्चुअली द एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर्स. अब when a currency declines in value, it is said to be depreciated. When it increases in value, it is said to appreciate. Technically, जब करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे एप्रिसिएशन बोलते हैं, और जब वो डिक्रीज होती है तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं. अब अगर यूएस डॉलर एप्रिशिएट होगा तो इसका मतलब ज्यादा पाकिस्तानी रुपीस देने पड़ेंगे उसको खरीदने के लिए. अगर यूएस डॉलर 163 रुपीस का मिल रहा था और उसके बाद वो चेंज होके 165 का हो गया, तो हम कह सकते हैं यूएस डॉलर एप्रिशिएट किया है, या काउंटर करेंसी जो कि पाकिस्तानी रुपये है वो डेप्रिशिएट किए. तो अगर तो वैल्यू स्ट्रांग हो रही है किसी करेंसी की, उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं टेक्निकली, और वैल्यू अगर वीक हो रही है तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं. पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 ईयर से करेंसी डेप्रिसिएशन का ट्रेंड है और बहुत ही ड्रास्टिक ट्रेंड है ये. On the days when some currencies appreciate while other currencies depreciate against a particular currency, the currency is said to be mixed in trading. ऐसा भी होता है कि कई जब आप पूरी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को स्टडी करें तो कुछ करेंसीज होती हैं इन अ पर्टिकुलर डे जब जो आपकी करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रांग हो रही होती हैं, कुछ करेंसीज होती हैं जो आपके करेंसी के अगेंस्ट इन अ पर्टिकुलर डे वीक हुई भी होती हैं. तो ऐसे केस को ऐसे सिचुएशन को हम मार्केट में मिक्स ट्रेडिंग बोलते हैं. अगर सारी करेंसीज ही स्ट्रांग हुई हुई हो तो हम उसको केस ऑफ लोकल करेंसीज डेप्रिसिएशन बोलते हैं, एंड वाइस वर्सा. अच्छा, अब जब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होता है ना, तो उसके चेंज को हम थ्रू बेस डिवाइडर, उसका चेंज हम परसेंटेज में मेजर करते हैं. ये जो एरो है इसकी शायद लोकेशन गलत है, ये इस जगह होना चाहिए, ये जो क्योंकि डिवाइड का साइन है एक्चुअली. A percentage change in the value of foreign currency is computed as यानी स्पॉट रेट टाइम टी का माइनस स्पॉट रेट टाइम टी माइनस 1, यानी कि जो प्रीवियस पीरियड का है डिवाइडेड बाय प्रीवियस पीरियड का स्पॉट रेट. यानी कि अगर मैंने एक दिन का परसेंटेज चेंज देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, आज की प्राइस जो कि आज की है और कल की प्राइस जो प्रीवियस डे की है और डिवाइडेड बाय प्रीवियस डेज प्राइस. तो ये इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मेरा आंसर आएगा दैट इज द परसेंटेज चेंज इन द फॉरेन करेंसी. और पीरियड, जो टी का मतलब होता है पीरियड होता है, तो टी माइनस 1 कैन बी एनी प्रीवियस पीरियड. अगर आप एक दिन की मूवमेंट चेक करना चाह रहे हैं तो ये लास्ट डे की प्राइस होगी. अगर आप एक साल का चेंज चेक करना चाह रहे हैं तो ये लास्ट ईयर्स की प्राइस होगी. तो ये टी इज एक्चुअली द करंट पीरियड एंड टी माइनस 1 इज एक्चुअली द प्रीवियस पीरियड. अच्छा, अगर नॉर्मली कंपनी करेंसी एप्रिशिएट होती है तो ऐसे केस में जो आपका आंसर है वो पॉजिटिव आएगा. और अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है, यानी आप देख सकते हैं कि स्पॉट प्राइस प्रीवियस प्राइस से अगर कम है तो फिर आपका आंसर नेगेटिव में आएगा. उसका मतलब ये है कि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है. अगर स्पॉट प्राइस प्रीवियस प्राइस से ज्यादा है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, जिसका मतलब ये है कि आपकी करेंसी एप्रिशिएट हुई है. ठीक है, ये यूरो से डॉलर का एनुअल रेट है कि जो उसकी प्राइस थी कि एक यूरो जो था वो 2000 में 1.001 यूरो डॉलर का एक यूरो था, और ये फिर मूवमेंट विद द एनुअल मूवमेंट दी गई है. और उसी फॉर्मूला से जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया है उससे ये एनुअल परसेंटेज चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज कैलकुलेट किया हुआ है. सिंपली वही फॉर्मूला यूज हुआ हुआ है. इसमें आप देख लें कि प्रीवियस पीरियड प्राइस जब करंट प्राइस से ज्यादा है तो आपका आंसर नेगेटिव में, इसका मतलब करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है. और जब
प्रीवियस पीरियड प्राइस करंट प्राइस से कम है तो आंसर आपका पॉजिटिव में, विच मींस एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। An exchange rate represents the price of a currency which is determined by the demand for that currency relative to the supply of that currency. आप मार्केट में देखेंगे डेली बेसिस पे करेंसी, फॉरेन करेंसी की जो प्राइस है वो मूव करती है। अगर हम स्पेसिफिकली डॉलर की बात करें तो आज का जो डॉलर का रेट है, कल का डॉलर का रेट जो था और जो आने वाले कल का रेट है, ये तीनों डिफरेंट होंगे। और इसकी मूवमेंट का जो प्राइम फैक्टर है एक्चुअली दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। जिस तरह किसी भी गुड्स की मूवमेंट होती है, लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई इस पे होल्ड करता है कि जैसे ही डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो उस करेंसी की प्राइस बढ़ जाएगी, और जैसे ही उसकी डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी तो उस करेंसी की प्राइस कम हो जाएगी। अब डिमांड एंड सप्लाई नेचुरली कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसके अंदर सबसे जो प्राइम फैक्टर है दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कि जब आप कोई फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो आपने उनको पेमेंट डॉलर में करनी है। अगर डॉलर में पेमेंट करनी है तो फिर आपकी जो डॉलर की रिक्वायरमेंट है भी वो ज्यादा होगी, तो उसका मतलब सप्लाई अगर स्टैटिक है तो डिमांड बढ़ गई है। ऐसे केस में जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से इंक्रीज करता है तो नॉर्मली आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है। और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट रिसेंटली जो आपकी करेंसी डेप्रिसिएशन है उसकी वजह फिस्कल डेफिसिट बताती है, और यही वो रीजन है। ठीक है, ये आप देख लें कि ये बिल्कुल उसी तरह है कि जहां पे सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट आपका जो है करेंसी का एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है। अब आपकी अगर डिमांड हायर साइड पे मूव हो जाए तो ये कट इस साइड पे होगा। अगर ये इसको मैं ऊपर मूव कर दूं इस जगह, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे होंगे और आपका करेंसी जो रेट है वो बढ़ जाएगा। और वजह क्या है कि आपकी डिमांड, अगर आपकी डिमांड बढ़ती है तो आपका जो कर्व है वो अपवर्ड मूव करता है, और आपकी अगर डिमांड कम होती है तो आपका कर्व डाउनवर्ड मूव करता है। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है डिमांड एंड सप्लाई का, वो नॉर्मली रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। अच्छा, अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग फॉरेन करेंसी की जो मूवमेंट है वो किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होती, एक्चुअली ये मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होती है। और नॉर्मली जो वो फैक्टर्स हैं वो ये 4-5 फैक्टर्स हैं कि एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल जो होता है, अगर यूएस में एक्सचेंज रेट इन्फ्लेशन का जो रेट है, अगर यूएस में इन्फ्लेशन कम है और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो जो इन्फ्लेशन का डिफरेंशियल है उसकी वजह से एक्सचेंज रेट मूव होता है, जिसको और उसको हम चेंज इन इन्फ्लेशन बोलते हैं, और उसकी वजह से भी मूवमेंट आती है। इसी तरह जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कम है और पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो स्टैटिक नहीं रहेगा। अगर तो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएं और इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान और यूएस का बराबर हो जाए, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि दोनों का जो एक्सचेंज रेट है, अगर आज 160 है तो फ्यूचर में भी 160 होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल सेम है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल डिफरेंट है तो इसका मतलब एक्सचेंज रेट भी मूव करेगा। तीसरी चीज, जो कंट्री का रिलेटिव इनकम लेवल होता है जो कि जीडीपी के थ्रू मेजर होता है, अगर तो उसमें डिफरेंसेस हैं, अगेन आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट उसके डिफरेंसेस की वजह से मूव करेगा। जिस कंट्री का इनकम लेवल हायर होगा, नॉर्मली उसकी करेंसी स्ट्रॉन्गर होगी क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ करेंसी लेस है। इसी तरह चौथा फैक्टर जो है, जो करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट को जिस पे डिपेंडेंट है, दैट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। एट टाइम गवर्नमेंट खुद कंट्रोल एक्सरसाइज कर देती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब एक्सचेंज रेट की मूवमेंट बहुत ड्रास्टिक होती है तो गवर्नमेंट परचेजिंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी को बैन कर देती है। तो अगर ऐसा बैन हो जाए, जो कि एक्चुअली पिछले 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, बस गवर्नमेंट ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, उसकी वजह से भी आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टैटिक हो जाता है या उस साइड पे मूव करना शुरू हो जाता है जिस साइड पे गवर्नमेंट की इंटेंशन है। तो गवर्नमेंट की कंट्रोल्स की वजह से भी फॉरेन एक्सचेंज रेट की मूवमेंट आती है। एंड द लास्ट वन इज एक्सपेक्टेशन। आज मार्केट में कोई रूमर आ जाए कि 1 महीने बाद जो डॉलर का रेट है वो 200 रुपए हो जाएगा, तो सारे उसको बाय करना शुरू कर देंगे।
तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो उस बाय करने के पैटर्न की वजह से, क्योंकि इतनी हर्डिंग का इफेक्ट आएगा और इतनी एक्सटेंसिव बाइंग होगी कि उसकी सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ जाएगी, तो वैसे ही उसका जो एक्सचेंज रेट है वो हाई हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अगर देखा जाए तो ये पांचों जो फैक्टर हैं एक्चुअली ये सारे फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो एक्चुअली चेंज कॉज करता है। तो इन सारों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो एक्चुअली आपकी फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट को ट्रिगर कर रहा है। एक ही फैक्टर एट अ टाइम नहीं इन्वॉल्व, बल्कि पांचों फैक्टर साइमल्टेनियसली इसको हिट कर रहे हैं, और आप जो फॉरेन एक्सचेंज रेट मूवमेंट देखते हैं वो एक्चुअली इन पांच फैक्टर्स की वजह से होती है। पहला फैक्टर था रिलेटिव इंटरेस्ट रेट, सॉरी रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट। अगर तो इन्फ्लेशन अगर इसमें देखा जाए तो आपकी इन्फ्लेशन की वजह से सप्लाई और डिमांड इफेक्ट होती है, और उसकी वजह से आपका डिमांड का शिफ्ट होता है, क्योंकि डेफिनेटली इन्फ्लेशन होगी तो डिमांड ऑफ अ करेंसी चेंज होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। तो वो चेंज होने की वजह से अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में मूवमेंट में फर्क आ रहा है तो ऐसे इफेक्ट को हम ड्यू टू रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट कह रहे हैं। रिलेटिव का मतलब ये दो कंट्री के आपस में जो रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट है। अगर इस एग्जांपल में मैं ये ज्यूम कर लेता कि यूएस का इन्फ्लेशन रेट और ब्रिटिश का इन्फ्लेशन रेट सेम है, तो फिर कोई भी फॉरेन करेंसी में चेंज इस फैक्टर की वजह से नहीं आता, क्योंकि दोनों में चाहे वो 50% का इन्फ्लेशन रेट हो, अगर इन्फ्लेशन रेट सेम है तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन करेंसी में मूवमेंट इस फैक्टर की वजह से नहीं आएगा। मूवमेंट आती है अगर रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट हो, और वही इस सिचुएशन में हमें नजर आ रहा है। अच्छा, अब रिलेटिव इंटरेस्ट रेट दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं रियल इंटरेस्ट रेट और एक को हम बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एक्चुअली जो टोटल इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है, और उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट माइनस करते हैं तो उसको हम रियल इन्फ्लेशन रेट करते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, फॉर अ लेमैन आप बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट करते हैं और उसका रिटर्न 10% है, तो एक साल बाद आपको पैसे मिलेंगे 110 रुपीज। लेकिन अगर आप अपनी बाइंग पावर देखें तो जो चीज आप 100 रुपए, एक्चुअली तो वो रिटर्न है, लेकिन जो चीज आप 100 रुपए में बाय कर सकते थे वो अब जो है, सॉरी, आप जो 110 रुपीज में पहले बाय कर सकते थे, अब वो 110 रुपीज में बाय नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेशन का भी फैक्टर है। तो अगर मैं ज्यूम करूं कि इंक्रीज इन प्राइसेस 5 रुपीज की है, तो रियल इंटरेस्ट रेट 5% था, और 5% उस 10% रिटर्न में एक्चुअली इन्फ्लेशन का फैक्टर था। तो अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो कि 10% था उसमें से मैं इन्फ्लेशन का रेट निकाल दूं, तो जो बचता है दैट इज एक्चुअली द रियल इंटरेस्ट रेट। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न में देखा जाए तो रियल जो रिटर्न है, जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो 5% का था और 10% का नहीं था। इस इक्वेशन को कि रियल इंटरेस्ट रेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, ये फिशर ने इक्वेशन दी थी और इसको हम फिशर इफेक्ट बोलते हैं। तीसरा फैक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस द इक्विलिब्रियम और एक्सचेंज रेट बाय इंपोजिंग फॉरेन एक्सचेंज बैरियर। गवर्नमेंट के कंट्रोल कई तरह के हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि वो फॉरेन एक्सचेंज बैरियर इंपोज कर दे, यानी कि फॉरेन करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दे। दूसरा, इंपोजिंग फॉरेन ट्रेड बैरियर। फॉरेन करेंसी बाय किस लिए की जाती है? क्योंकि फॉरेन से गुड्स परचेज करने होते हैं, तो वो डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज की बाइंग एंड सेलिंग को नहीं इफेक्ट करती, बल्कि हो सकता है ट्रेड बैरियर्स इंपोज कर दे कि जी इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से फॉरेन करेंसी की मूवमेंट एडवर्स साइड पे जा रही है। तीसरा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का तरीका है इंटरवीनिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कैसे इंटरवीन करती है कि खुद फॉरेन एक्सचेंज को बाय कर लेती है। और चौथा तरीका ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट डिफाइन करती है, उसमें बाकी फैक्टर्स जो हमने कहा कि एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, लेकिन एक्सचेंज रेट डिपेंडेंट है इंटरेस्ट रेट पे भी, इनकम लेवल पे भी, इन्फ्लेशन लेवल पे भी। तो गवर्नमेंट अपनी जो फिस्कल पॉलिसी सेट करेगी उसमें इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट और इनकम लेवल तो खैर उस पर डिपेंडेंट होगा, वो सेट करेगी जो कि उसका टारगेट रेट होगा, जिसकी बेसिस पे वो अपने टारगेट अचीव कर सकती है। तो गवर्नमेंट के
इंटरवीन करने के ये कुछ तरीके हैं। पांचवा फैक्टर एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताया कि जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से लोग रिएक्ट करते हैं और उस न्यूज की वजह से उस तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये न्यूज मिले कि फ्यूचर में डॉलर एप्रिशिएट होने वाला है तो आई वुड प्रेफर टू बाय द डॉलर्स। अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन मिले कि डॉलर डेप्रिशिएट करने वाला है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास डॉलर्स होंगे भी वो भी सेल कर दूंगा। तो जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो स्पेकुलेटिव प्राइसेस होती हैं, उस पर भी मार्केट रिएक्ट करती है और उसकी वजह से भी फॉरेन करेंसी के रेट जो है वो चेंज होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिएक्ट टू एनी न्यूज दैट मे बी अ फ्यूचर इफेक्ट। Many institutional investors take currency position based on anticipated interest rate movement in various countries. और expectation क्या है? Economic signals that affect exchange rate can change quickly, such as speculation may overreact initially and then find that they have to make a correction. जैसे मैंने आपको बात की कि आप पहले क्या करेंगे, अगर आपको ये पता लगेगा कि डॉलर एप्रिशिएट करने वाला है तो आप बहुत ज्यादा डॉलर बाय कर लेंगे, लेकिन शायद मूवमेंट उतनी ड्रास्टिक ना हो, तो उसके बाद फिर डेफिनेटली आपने डॉलर को तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय किया हुआ है, उसके बाद आप सेल करना शुरू करेंगे और मार्केट जो इनिशियली जिसने बहुत रिएक्ट किया, डॉलर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अब जब इन्वेस्टर को रिटर्न मिला है और वो सेल करना शुरू कर रहा है तो मार्केट वापस नीचे आना शुरू कर देगी। तो एक्सपेक्टेशंस का जो नॉर्मली इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है। जो प्रीवियस फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट कंट्रोल्स, इनकम लेवल, इनका जो फॉरेन करेंसी पे इफेक्ट होता है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। आखिरी बात उधर ये लिखी हुई है कि ये जो सारे फैक्टर्स डिस्कस हमने किए हैं, एक्चुअली ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि फॉरेन करेंसी की मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये सारे फैक्टर इंडिविजुअली नहीं अफेक्ट करते बल्कि साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं। अगर एक दिन में फॉरेन करेंसी में कोई मूवमेंट आ रही है तो ये सिर्फ एक फैक्टर की वजह से नहीं है, बल्कि पांचों फैक्टर की मिला के जो मूवमेंट बनती है, जो फैक्ट बनता है, उसकी वजह से आ रही है। अब सारे फैक्टर शायद इक्वली ना अफेक्ट करते हो, किसी फैक्टर का इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, किसी फैक्टर का इफेक्ट कम हो सकता है, लेकिन बेसिकली इनका जो इफेक्ट होता है इन द मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन, they are actually affecting simultaneously. अच्छा, अभी तक मैंने ये बात की कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है और फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्चुअली किन फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये जो सिस्टम है एक्चुअली वो सिस्टम है जो कंट्रीज ने अडॉप्ट किया हुआ है, कि कंट्रीज ने अपना जो फॉरेन एक्सचेंज का सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है वो कौन सा सिस्टम है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या उनके जो टारगेट सेट है। हर कंट्री का एक फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, चाहे वो उनका जो सिस्टम हो वो फिक्स रखना चाह रहे हो फॉरेन एक्सचेंज रेट, या वो फ्लोटिंग रखना